नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह। स्वागत है आपका टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए करते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए किए अभूतपूर्व इंतजाम। विभिन्न दलों के 259 उम्मीदवार मैदान में। पीएम मोदी ने ट्वीट कर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज 2 बड़े आयोजनों का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आदि महोत्सव की करेंगे शुरुआत। ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांतिवन में जल जन अभियान का पीएम वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। भारत और फिजी के बीच वीजा समझौते पर हस्ताक्षर। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका ने दिया संयुक्त बयान। दोनों देशों के संबंधों को बताया ऐतिहासिक। पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर वित्त मंत्री का बड़ा बयान। कहा, राज्यों के वित्त मंत्री सहमत हों तो पेट्रोल डीजल की कीमतों को ला सकते हैं जीएसटी के दायरे में। और टी20 महिला विश्व कप में भारत की लगातार दूसरी जीत। दूसरे मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। कप्तान हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष के बीच चौथे विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी ने जीत में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। और अब खबरें विस्तार से। त्रिपुरा में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। राज्य में 60 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अलग अलग पार्टियों से कुल 259 उम्मीदवार मैदान में हैं। बता दें कि इन चुनावों में कुल मिलाकर 13.53 लाख महिलाओं सहित कुल 28.13 लाख मतदान वोट डालेंगे। मतगणना 2 मार्च को होगी। 3,337 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। इस मतदान केंद्रों में 1100 की पहचान संवेदनशील और 28 की अति संवेदनशील के रूप में की गई है। त्रिपुरा में चुनावी मुकाबला मुख्य तौर पर बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन, सीपीआईएम कांग्रेस गठबंधन और तिप्रा मोथा पार्टी के बीच है। तिप्रा मोथा एक स्थानीय पार्टी है जिसका गठन राज्य के पूर्व राजवंश के वंशजों ने किया है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 31,000 से अधिक मतदान कर्मी और केंद्रीय बल के 25,000 सुरक्षाकर्मी चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तौर पर करवाने के लिए तैयार हैं। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस बल के 31,000 कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। सबसे पहले मतदान करने वालों में राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साह रहे, जिन्होंने अगरतला में मतदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करने का आग्रह किया है। उन्होंने ट्वीट कर विशेष रूप से युवाओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया। सीधा रुख करते हैं त्रिपुरा से अपने संवाददाता अमरेंद्र के पास। अमरेंद्र, क्या कुछ माहौल है इस वक्त वहां पर? नरेंद्र, देखिए, इस समय त्रिपुरा में मतदान चल रहा है। सभी केंद्रों पर लगातार बड़ी संख्या में लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र के इस मंदिर में जो नई सरकार चुनने के लिए जो प्रक्रिया है, उसमें मत प्रयोग करने का जो उनको अधिकार है, तो लगातार उत्साह के साथ वो कर रहे हैं। और हम जिस समय आपसे बात कर रहे हैं, हम इस समय टाउन बोरदोली जो यहाँ का विधानसभा है उसके शंकराचार्य इस विद्यालय में है। ये बेसिकली राजधानी अगरतला का एक मुख्य विधानसभा कहा जा सकता है, जिससे मुख्यमंत्री माणिक साह चुनावी मैदान में है। अगर इस बूथ पे बात करूं तो सुबह 6 बजे से ही लाइन लग गई थी और सुबह 7 बजे से जब मतदान प्रारंभ हुआ तो लगातार, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अभी तक जो यहाँ पर मतदान हुआ है वो करीब 12 से 14% मतदान हो चुका है, यानी कि अभी 2.5 घंटे हुए हैं। 8:30 9 बजे तक लगभग 14% के आसपास मतदान हो चुका है, जैसा मुझे बताया। और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर एक सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो काफी चाक चौबंद है। लगभग 31,000 मतदान कर्मी पूरे राज्य में मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराने में लगे हुए हैं। इसके अलावा तकरीबन
60,000 फोर्सेज इस समय पूरे मतदान में, पूरे राज्य में मतदान में डिप्लॉयड हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि स्टेट की 19,000 फोर्स के साथ साथ और बची हुई लगभग 60,000 में सारे आर्म फोर्स के लोग हैं। यहाँ हर जो मतदान केंद्र है वहां पे इस बार जो चुनाव आयोग ने जो है एक अलग तरह से व्यवस्था की हुई है। कल हमने चुनाव आयोग जो राज्य के हैं गिट्टे किरण दिनकर कुमार जी, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि इस बार जो मतदान केंद्रों पे जो सुरक्षा की व्यवस्था की गई है वो 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यानी कि जो जिस भी स्कूल या जिस भी मतदान केंद्र बनाया गया है स्थल को, उसके गेट पे एक आर्म फोर्स है जो लोगों के आई कार्ड को, पहचान पत्र को चेक करके उनको अंदर भेजती है। उसके बाद वो अंदर क्यू बनाए गए हैं लाइनों में, यानी कि पुरुषों के लिए अलग लाइन है और महिलाओं के लिए अलग लाइन है। ऐसे करके अगर जिस स्कूल में हम खड़े हैं, अगर इसी की बात करूं तो यहाँ 4 रूम्स हैं, जहां 4 कमरे हैं जहां पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। एक रूम के लिए 2 क्यू बनाए गए हैं, एक महिलाओं के लिए, एक पुरुषों के लिए। तो फर्स्ट लेयर पे आपकी चेकिंग की जाती है, आइडेंटिटी कार्ड देख के आपको एंट्री कराया जा रहा है। इसके अलावा जब आप अपने लाइन से अब जब बाहर वाले कमरे तक पहुंचते हैं, वहां दूसरी फोर्सेज है वो उसको चेक करती है और उससे जो पोलिंग एजेंट है उनका वो कार्ड लेती है, उस पर वो अपना चुनाव का वो वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद कमरे तक जब पहुंचते हैं तो वहां तीसरी लेयर है स्टेट पुलिस की, वो उसको चेक करके और उसके बाद कमरे तक भेजा जाता है। यानी कि एक कमरे में अगर 2 लाइन है तो एक पहले पुरुष को भेजा जा रहा है और दूसरी तरफ महिला को भेजा जा रहा है। इस मतदान केंद्र की बात करूं तो एक खासा अहम मतदान केंद्र है, क्योंकि राजधानी अगरतला का बोरदोली टाउन का एक मतदान केंद्र है। शंकराचार्य विद्यालय है जो यहाँ का एक अच्छा विद्यालय है, उसमें मतदान के लिए लगातार उत्साह है। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने इस बार यह डिसाइड किया था कि लोग निर्भीक होकर मतदान का प्रयोग करें, किसी तरह के हिंसा को चुनाव आयोग ने न बर्दाश्त करने की बात कही थी, उसके लिए उन्होंने सारे पुख्ता इंतजाम किए हैं। नरेंद्र, सबसे अच्छी खास बात यह है कि इस बार शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए हर मतदान सेंटर पे एक मोबाइल नंबर, एक लैंडलाइन नंबर की व्यवस्था की गई है और एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। अगर किसी तरह की हिंसा या किसी तरह की कोई बात होती है या किसी व्यक्ति को मतदान करने से रोका जाता है तो वो व्यक्ति उस नंबर पर फोन कर सकता है या व्हाट्सएप करके चुनाव आयोग को सूचना दे सकता है और चुनाव आयोग त्वरित तौर पे कार्रवाई करते हुए उस सेंटर पे फोर्सेस के साथ पहुंच के उसको समाधान करेगी। तो एक अच्छी उपलब्धि कहा जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो पूरे राज्य में 28 लाख से ज्यादा मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तकरीबन जो इस बार जो आंकड़ा है मैं आपको बताऊं कि 60,000 युवाओं को जो पहली बार मतदान में जा रहे हैं 18 से 19 साल के, तकरीबन 60,000 युवा हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात है, ये छोटा एक राज्य है, इसका भौगोलिक अगर मैं बताऊं तो एक बहुत छोटा राज्य है। जी। तकरीबन 40 लाख के आसपास की आबादी है और जो त्रिपुरा है वो कई सारे बॉर्डरों से घिरा हुआ, इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है बांग्लादेश का, इसके अलावा मिजोरम और आसाम का बॉर्डर लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र, ये जानकारी देने के लिए हमें। और ये थे हमारे संवाददाता अमरेंद्र त्रिपुरा से। बढ़ते हैं अगले खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री देश की जनजातीय आबादी के कल्याण के लिए सदैव आगे बढ़कर कदम उठाते रहे हैं। इसके साथ ही वे देश की उन्नति और विकास में जनजातीय समुदाय के योगदान को उचित सम्मान भी देते रहे हैं। राष्ट्रीय मंच पर जनजातीय संस्कृति को प्रकट करने के प्रयासों के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 पर दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आदि महोत्सव जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खानपान, वाणिज्य और पारंपरिक कला का उत्सव मनाने वाला कार्यक्रम है। इस महोत्सव में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 जनजातीय कलाकार हिस्सा लेंगे। यह महोत्सव आज से शुरू होकर इस महीने की 27 तारीख तक चलेगा। इस महोत्सव में देश के विभिन्न जनजातीय समुदायों की संस्कृति, शिल्प, व्यंजन और पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के अनुरूप जनजातीय समुदायों द्वारा उगाए जाने वाले श्री अन्न का विशेष रूप से प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांतिवन में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्म कुमारी संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। ब्रह्म कुमारी संस्थान और जल शक्ति मंत्रालय से जुड़े लोग देश भर में 5000 से अधिक जल निकायों को संरक्षित करने और नए जल निकायों के निर्माण के लिए 8 महीने तक जन जागरूकता अभियान चलाएंगे।
इस अभियान के माध्यम से 10,000 कार्यक्रम आयोजित कर 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इस देशव्यापी अभियान में केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को स्पेन के अपने समकक्ष पेड्रो सांचेज से बात की। दोनों नेताओं ने भारत स्पेन के संबंधों को और मजबूत करने और आपसी हित के कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने देशों के संबंधों की समीक्षा की और डिजिटल बुनियादी ढांचे, जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। स्पेन ने G20 की भारत की अध्यक्षता के लिए स्पेन के समर्थन को दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें देश के सामरिक महत्व के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के विकास की केंद्र पोषित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिस पर 4,800 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान लागू किया जाएगा। 4,800 करोड़ रुपए में से 2,500 करोड़ रुपए सड़कों के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर 25-26 तक इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए 4,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें लगभग 2,500 करोड़ रुपया सड़कों के निर्माण पर खर्च होगा। देश की उत्तरी सीमा के जो हमारे रणनीतिक महत्व के गांव का समग्र विकास इसमें हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 साल में 2 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और डेयरी मत्स्य सहकारी समितियां गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। फिलहाल देश भर में करीब 63,000 पैक्स समितियां सक्रिय हैं। प्रत्येक पंचायत में एक पैक्स समिति बनाने के साथ वहां एक डेयरी सहकारी समिति बनाने और हर एक तटीय पंचायत और विशाल जलाशय वाली पंचायत में मत्स्य पालन समिति बनाने की भी योजना है। यह योजना सहकारी समितियों के सदस्य किसानों को खरीद और विपणन की सुविधाएं मुहैया कराएगी, जिससे उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है। तो 2 लाख ऐसी अनकवर्ड पंचायतों को सैचुरेशन बेसिस पर नई पैक्स का स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगले 5 वर्षों में इसको पूरा किया जाएगा। डेयरी कोऑपरेटिव्स और फिशरीज कोऑपरेटिव्स की स्थापना किए जाने का लक्ष्य भी इसके साथ रखा गया है। और वर्तमान में जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको मजबूत करके सभी कोऑपरेटिव्स को जिला और राज्य स्तर पर फेडरेशन से जोड़ना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत चीन सीमा की सुरक्षा करने वाली भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 7 नई बटालियन और एक क्षेत्रीय हेडक्वार्टर के गठन को मंजूरी दी है। जनवरी 2020 में मंत्रिमंडल ने ITBP की 47 सीमा चौकी और 12 कैंप स्थापित करने को मंजूरी दी थी। इसके लिए अतिरिक्त बलों की जरूरत होगी। फिलहाल बुलेटिन में हो चला समय एक ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं जल्द। भारत के संसदीय प्रणाली में संसदीय समितियां बेहद खास हैं। ये समितियां विधेयकों की पड़ताल करने के साथ साथ अहम विषयों का चयन करती हैं। यही एक ऐसी कमेटी है जहां सीधे जनता पहुंच सकती है और इसका एक रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। जो याचिका कमेटी है वो एक ऐसी कमेटी है जिसके सामने किसी भी तरह की याचिका आ सकती है जो कि किसी भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो।
Foreign policy matters more than ever before in our interdependent, globalized world. And to get an in-depth analysis of all that is happening in India's external relations, tune into Diplomatic Dispatch. So keep watching Diplomatic Dispatch only on Sunset Television. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब एक नजर डालते हैं टॉप 10 बड़ी खबरों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज शाम 4 बजे उपराष्ट्रपति निवास पर युवा फिक्की महिला संगठन के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और 21 फरवरी को राज्य विधानसभा के एक विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। बांग्लादेश दौरे पर नए विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने व्यापक और गहन विकास और आर्थिक साझेदारी के लिए भारत के समर्थन का भरोसा दिया। सुप्रीम कोर्ट अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों के मद्देनजर अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ एक कांग्रेस नेता की याचिका पर 17 फरवरी को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने जोशीमठ में जमीन धंसने से प्रभावित परिवारों और लोगों को मुआवजा देने और उनके स्थायी पुनर्वास के लिए बुधवार को एक नीति को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने जोशीमठ में असुरक्षित घोषित किराए की दुकानों में कारोबार चला रहे लोगों को 2 लाख रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता देने की भी स्वीकृति दी है। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3.39 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में चाय बागानों पर कृषि आयकर को 2 साल के लिए माफ करने और युवा उद्यमों को ऋण सुविधा देने का प्रस्ताव रखा गया है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व विधानसभा परिषद सदस्य लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आज सिक्किम के नए राज्यपाल के रूप में गुरुवार को शपथ लेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को 3 टोल प्लाजा को बंद करने का ऐलान किया है। उन्होंने मजारी, SBS नगर, नंगल, शाहिदन और मनगढ़ होशियारपुर में 3 टोल प्लाजा बंद करने के बाद कहा कि इन टोल प्लाजा को बंद करने की जनता के प्रतिदिन 10.52 लाख रुपए की बचत होगी। उत्तराखंड के 4 धामों में शामिल यमुनोत्री के लिए रोपवे परियोजना को केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट का उत्तराखंड वासी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने कहा कि खरसाली से यमुनोत्री तक 3.7 किलोमीटर रोपवे न सिर्फ हिमालय के मंदिर की दूरी को कम करेगा बल्कि तीर्थ यात्रियों, विशेष रूप से बुजुर्गों को लगभग 5 किलोमीटर की कठिन यात्रा करने से भी बचाएगा। और यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को धोखाधड़ी मुक्त और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर NSA की कार्रवाई हो सकती है। साथ ही नकल में शामिल कक्ष निरीक्षकों और केंद्र व्यवस्थापकों के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। भारत और फिजी के बीच वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका ने एक संयुक्त बयान जारी किया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने समझौते पर हस्ताक्षर कर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर दोनों देशों के बीच अधिक यात्रा को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा। आप सभी के साथ होना विशेष रूप से खुशी की बात है क्योंकि भारत और फिजी हम इस तरह के घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को साझा करते हैं जो हमारे ऐतिहासिक संबंधों में ऐसी मजबूत सांस्कृतिक समानताओं में निहित है। We reviewed our bilateral ties. We discussed very openly the possibility of adding to its substance, of improving its quality, and there were some specific domains which the Prime Minister in his remarks referred to. This morning, I also had the honor of calling on His Excellency the President at the State House
we launched the solarization of the Pacific Heads of State Residences project, which is supported by the Government of India, and the State House in Suva was the first location where we've actually seen this fructified. This project reflects India's strong commitment to climate action, to climate justice. It is also underlining our shared priorities with Pacific Islands on this very important challenge of climate change. फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका ने विश्व हिंदी सम्मेलन को समर्थन के लिए भारत का धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत हमेशा फिजी का विशेष मित्र और विश्वसनीय भागीदार रहा है और रहेगा. I'd like to extend the government and the people of Fiji's heartfelt appreciation to the Prime Minister, Prime Minister Modi, and the government of India for their incredible support in co-hosting the 12th World Hindi Conference here in Fiji. Well, I was fortunate to have been there last night and to see that joint effort that we, a very small part of it, and the Republic of India co-hosting that great conference. I also convey my sincere appreciation to Minister Jaishankar for his first official visit to our shores for the inauguration of the World Hindi Conference and the important deliberations we have pursued here while here in Fiji. फिलीपींस के मस्बाते क्षेत्र में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं. यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.1 आंकी गई है. फिलहाल नुकसान या हताहतों की कोई जानकारी नहीं आई है. पिछले महीने 18 जनवरी को भी फिलीपींस के दक्षिण हिस्से में भूकंप आया था. तभी रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.3 मापी गई थी. बता दें कि हाल ही में तुर्की और सीरिया में बड़े पैमाने पर भूकंप आने से मरने वालों की संख्या 41,000 के पार कर गई है. जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की भारत यात्रा के पहले आज जलवायु परिवर्तन मामले पर उनके विशेष दूत जेनिफर मॉर्गन ने दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात कर इस अहम मसले पर आपसी सहयोग की संभावनाओं का आकलन किया. जर्मनी की जलवायु दूत जेनिफर मॉर्गन ने बुधवार को यहां कहा कि जलवायु वित्त के मुद्दों को हल करने और वैश्विक शमन प्रयासों को बढ़ाने के लिए भारत की G20 अध्यक्षता महत्वपूर्ण है. उन्होंने ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने और सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है. Germany has really prioritized in the climate negotiations supporting loss and damage adaptation finance. But we also know that the more that we're able to reduce emissions, the more we're able to transform our economies to zero carbon, and the faster, the less impacts there will be. So we take our responsibility to lead very seriously. अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की खबरों पर. राज्यों की सहमति के बाद पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी ढांचे में शामिल किया जा सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राज्यों के बीच इस संबंध में एक समझौता हो जाने के बाद पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ढांचे में शामिल किया जा सकता है. सीतारमण ने यह भी कहा कि विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार का वर्षों से सार्वजनिक व्यय बढ़ाने का प्रयास रहा है. उद्योग मंडल PHDCCI के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, जीएसटी में लाए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों के लिए प्रावधान पहले से ही उपलब्ध है. 5 पेट्रोलियम उत्पाद हैं: पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल को अस्थायी रूप से बाहर रखा गया है. और इस संबंध में जीएसटी काउंसिल तारीख तय करेगी कि कब से उन्हें जीएसटी में शामिल किया जाएगा. GST, gas, petroleum, the provision is already available for petroleum and natural gas, petroleum products to be brought into the GST. My predecessor had already made the window kept open. Once the states agree, we will have the petroleum products also be covered by the GST. So that's not so much us not wanting it, it's the entire council saying yes. And saying yes, not just yes, because it's already in there,
what they have to do is to determine a rate, and once they tell me the rate, we get it into the GST. और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। दक्षिण अफ्रीका में हो रहे महिला T20 विश्व कप के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने वेस्टइंडीज को हरा दिया। केपटाउन में खेले गए इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 118 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर 18.1 ओवर में इस मैच को जीत लिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष ने भारत को जीत दिलाने के लिए चौथे विकेट के लिए 72 रनों की महत्वपूर्ण अर्धशतकीय साझेदारी निभाई। भारत ने इस लक्ष्य का पीछा करते हुए 18.1 ओवर में जीत हासिल की थी। हरमनप्रीत कौर ने 33 रन और ऋचा घोष ने 44 रन बनाए। भारत की महिला T20 विश्व कप में यह लगातार दूसरी जीत है। भारत ने इससे पहले मुकाबले में अपनी जीत पाकिस्तान को हराकर की थी। टीम इंडिया आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने के साथ ही तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम बन गई है। बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया पर पारी और 132 रन की जीत से भारतीय टीम ने शीर्ष रैंकिंग हासिल की है। भारत पहले से ही T20 प्रारूप की शीर्ष टीम है, जबकि पिछले महीने न्यूजीलैंड को एक दिवसीय श्रृंखला में 3-0 से हराकर टीम ने 50 ओवर प्रारूप की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया था। रविचंद्रन अश्विन नागपुर टेस्ट में 8 विकेट चटकाने के बाद पुरुष टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। बल्लेबाजों की सूची में कप्तान रोहित शर्मा 10वें से 8वें पायदान पर पहुंच गए हैं। भारत के हरफन मौला खिलाड़ी अक्षर पटेल टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में 6 स्थान की छलांग लगाकर 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी 16 फरवरी से जुड़े इतिहास के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 16 फरवरी साल 1944 में धुंडीराज गोविंद फाल्के का निधन हुआ। भारतीय सिनेमा की नींव रखने वाले दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। इन्होंने भारतीय सिनेमा जगत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। इस फिल्म की प्रेरणा इन्हें मुंबई में अमेरिका इंडिया थिएटर में दिखाई गई विदेशी मूक चलचित्र लाइफ ऑफ क्राइस्ट से मिली थी। साल 1937 में बनी फिल्म गंगा अवतरण दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित पहली बोलती फिल्म थी। 16 फरवरी साल 1956 को मेघनाथ साहा का निधन हुआ। साहा ने गणित और भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मेघनाथ साहा सुप्रसिद्ध खगोल विज्ञानी थे। इन्हें साहा इक्वेशन के लिए जाना जाता है। ये इक्वेशन तारों में भौतिक और रासायनिक स्थिति की व्याख्या करता है। इन्होंने साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान नामक महत्वपूर्ण संस्थान की स्थापना की। 16 फरवरी साल 2005 को अंतर्राष्ट्रीय क्योटो संधि को लागू किया गया। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से यह संधि अस्तित्व में आई थी। इस संधि के मूल में इस बात की चिंता थी कि जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया में बढ़ता प्रदूषण जिम्मेदार है। इस संधि में यह तय हुआ कि दुनिया के देश अपने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाएंगे।